Thank you so much, Dr. Haris Barki, for inviting me to deliver this lecture. This is a very important topic, and the topic is 10 ways to get pregnant fast. यानी कि 10 ऐसे तरीके जिनसे आप जल्द अज जल्द जो है वो एक हमल अचीव कर सकती हैं। अगर आप अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रही हैं और आप प्रेगनेंसी स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, और वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप जल्द हामला हो सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं और अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो अपनी फैमिली स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी डॉक्टर से एक विज़िट ज़रूर करना है। इस विज़िट को हम प्री कंसेप्शन चेकअप कहते हैं। प्री कंसेप्शन चेकअप में डॉक्टर आपकी तमाम हिस्ट्री लेंगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेंगी, और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई मेडिकल डिज़ीज़ है, तो उससे रिलेटेड आपसे डिस्कस करेंगी, आपके लाइफस्टाइल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो आप अपने डॉक्टर से प्री कंसेप्शन चेकअप के दरमियान डिस्कस कर सकती हैं। प्री कंसेप्शन चेकअप के दौरान आपकी डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट भी एडवाइस कर सकती हैं। इसके अलावा आपको कुछ मल्टीविटामिन्स भी एडवाइस कर सकती हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड जो है वो ना सिर्फ ये कि आपको हामला होने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, बल्कि ये आपके बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों जैसे न्यूरल ट्यूब डिफ़ेक्ट्स, यानी कि जो जहनी और दिमागी बीमारियां हैं, और इसके अलावा कुछ और पेट के और दिल के डिफ़ेक्ट्स हैं, उन सब से भी महफूज रखता है। इसलिए प्री कंसेप्शन मुआयने के दौरान आपकी डॉक्टर आपको फोलिक एसिड एडवाइस कर देंगी। फोलिक एसिड की डोज़ जो है वो मेरे से पूछी जाती है। तो फोलिक एसिड जो पहले फोलिक एसिड आ रहा था उसकी 5 mg डोज़ थी। जो अब एडवांस फोलिक एसिड है जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, वो हम नॉर्मली प्री कंसेप्शन पीरियड के दौरान 400 माइक्रोग्राम डेली देते हैं। आपकी डॉक्टर आपको प्री कंसेप्शन मुआयने के दौरान ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी चेक कर लेंगी कि क्या आपके लिए प्रेगनेंसी करना सेफ़ है कि नहीं। जैसे अगर आपको कोई प्रीवियसली कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, या कोई किडनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या आपको दिल का कोई मसला है, थायराइड का कोई डिसऑर्डर है, तो इन सारों के मुतल्लिक वो आपकी जांच करेंगी और वो देखेंगी कि क्या प्रेगनेंसी करना आपके और आपके आने वाले बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं। अब प्रेगनेंसी किस तरह होती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक नॉर्मल कपल है और वो 1 साल रेगुलरली एक दूसरे के साथ रहते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार वो इंटरकोर्स करते हैं, और जो है उनको किसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 साल के अंदर उनका प्रेगनेंसी के चांसेस 80% तक हैं। यानी 80% कपल बग़ैर किसी असिस्टेंस के कंसीव कर लेते हैं, और जो बाकी 20% रह जाते हैं उनमें हमें फ़र्दर देखना पड़ता है कि समटाइम्स वो बाकी 20% भी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर खुद ही से कंसीव कर लेते हैं और उनको किसी किस्म की एड या असिस्टेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। हम यूजुअली ये रिकमेंड करते हैं कि अगर एक यंग फ्रेश कपल जो शादी के बाद आया है उसको हम प्रेगनेंसी के लिए कोई मेडिकेशंस ना दें और ना ही उनको इन्वेस्टिगेट करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है। उनको रेगुलरली एक दूसरे के साथ चलने दें। प्री कंसेप्शन उनको फोलिक एसिड एडवाइस करें और वो अपने टाइम के साथ 1 साल वेट करें और उसके बाद वो कंसीव कर लें। अगर 1 साल रेगुलर इंटरकोर्स के बावजूद भी वो कपल कंसीव नहीं करता तो उसको डॉक्टर को ज़रूर मिल लेना चाहिए। वो कौन से कपल्स हैं जिनको हम ये एडवाइस करते हैं कि उनको मेडिकल एडवाइस सीख कर लेनी चाहिए या अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवा लेनी चाहिए 1 साल कंप्लीट होने से पहले, और अपनी डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी इन्वेस्टिगेशंस प्लान कर लें। नंबर 1, वो ख़वातीन जिनकी एज 35 ईयर्स से अबव है और वो अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। और नंबर 2, वो ख़वातीन जिनकी प्रीवियस कोई मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है। नंबर 3, अगर आपके पीरियड्स या साइकिल जो है वो इर्रेगुलर है या आपको PCOS डायग्नोज हो चुका है। नंबर 4, अगर आपको कोई पहले पेल्विक इन्फेक्शन रह चुकी है जैसे PID वगैरह रह चुका है, या फिर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो चुका है। नंबर 5, अगर आपकी कोई पहले प्रीवियस सिस्ट्स की हिस्ट्री है। नंबर 6, अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई पेल्विक सर्जरी हो चुकी है, तो इन सारी सूरतों में आपको अपने डॉक्टर से मेडिकल असिस्टेंस सीख कर लेनी चाहिए। मेल्स में वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें उसको लाजमी तौर पे एक डॉक्टर से असिस्टेंस सीख करनी चाहिए।
नंबर 1, अगर उसको इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। नंबर 2, अगर उसको इजैकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 3, अगर उसकी भी किसी किस्म की कोई टेस्टिकुलर सर्जरी की हिस्ट्री है, या टेस्टिकुलर ट्रॉमा की हिस्ट्री है, या मम्प्स की हिस्ट्री है, या उसको किसी भी किस्म का मेडिकल डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज़ है मेल्स में, इसके अलावा उसको किसी भी किस्म का और मेडिकल डिसऑर्डर है, तो इन सारी सूरत हाल में टाइम से पहले, यानी कि 1 साल पूरा होने से पहले ही अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवा लेनी ज़रूरी हैं। अब वो कौन से अवामिल हैं जो कि जल्द हमल होने पे असरअंदाज होते हैं? अब उन अवामिल को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमल होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और हमल बेसिकली कैसे ठहरता है। तो हमल कैसे ठहरता है? हमल सबसे पहले तो औरत का हर महीने पीरियड्स के फर्स्ट डे से एक अंडा जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वो अंडा तकरीबन 12वें-13वें दिन पे मैच्योर होके रिलीज़ हो जाता है और ट्यूबों के अंदर आ जाता है। जो खामद के स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट या उसकी वजाइना के अंदर या बच्चेदानी के अंदर कम से कम 4 से 5 दिन रहते हैं। और ये जो अंडा जो रिलीज़ होता है, जो कि रिलीज़ होने के बाद ट्यूब में चला जाता है, वो वहाँ पर तकरीबन 12 से 24 घंटे तक सर्वाइव करता है। जब खामद जो है वो इजैकुलेट करता है तो ये स्पर्म्स नीचे से सर्विक्स के थ्रू अंदर बच्चेदानी के अंदर चला जाता है। जब वो बच्चेदानी के अंदर जाता है तो वहाँ से फिर वो ट्यूबों में ट्रैवल करता है, और ट्यूबों में ट्रैवल करने के बाद ट्यूब के अंदर ही अंडा मौजूद होता है और वो इस अंडे से मिल के फर्टिलाइज़ कर जाता है और एम्ब्रियो बन जाता है। वो एम्ब्रियो उसी ट्यूब से ट्रैवल करके बच्चेदानी के अंदर आता है और बच्चेदानी के अंदर दीवार के साथ इम्प्लांट हो जाता है। बच्चेदानी की ब्लड सप्लाई इतनी बड़ी होती है कि वो उस फर्टिलाइज्ड ओवम को या उस एम्ब्रियो को या आप कह सकते हैं कि उस हमल को फ़ौरन से खून देना शुरू कर देती है, और वहाँ पर ही वो हमल जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, बढ़ना शुरू कर देता है और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कि हमल कैसे ठहरता है, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हमल होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमल होने के लिए सबसे पहले हस्बैंड की जो है इरेक्शन और एजैकुलेशन होनी ज़रूरी है, ताकि वो प्रॉपर तौर पे अंदर डिस्चार्ज कर सके। उसका सीमन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो स्पर्म्स उसने अंदर डिस्चार्ज किए हैं वो स्पर्म्स इतने फर्टाइल हों या इतने मोटाइल हों, उनकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए और कि वो सर्विक्स में से ट्रैवल करके ऊपर ट्यूबों के साथ चले जाएं, और उसके बाद उन स्पर्म्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो स्पर्म्स एग को फर्टिलाइज़ कर सकें। ख़ातून की साइड पे किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक अच्छी क्वालिटी के मैच्योर अंडे की। ख़ातून के साइड पर सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है ओवुलेशन। अगर ख़ातून की ओवुलेशन प्रॉपर्ली हो रही है और वो एक अंडा रिलीज़ कर रही है और वो अंडा जो है उसकी ट्यूब में आ जाता है, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमल ठहरने के लिए ज़रूरी होती है वो ये है कि क्या उसकी ट्यूबें पेटेंट हैं कि नहीं, यानी कि वो ट्यूब जिसमें से अंडे ने गुज़र के मेल स्पर्म से मिलना है वो ट्यूब खुली हुई है या नहीं खुली हुई। एक सबसे पहली चीज़ ज़रूरी हो गई उसका अंडा, और दूसरी ज़रूरी चीज़ हो गई उसकी जो ट्यूबें हैं उसका ओपन होना, और वो ट्यूबों से मिलने के बाद दोबारा आके वो बच्चेदानी के साथ इम्प्लांट कर जाता है। उस इम्प्लांटेशन के लिए भी सर्टन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक खातून में भी जज करनी होती हैं और एक मर्द में भी जज करनी होती हैं कि क्या दोनों की ये सारी चीज़ें ओके हैं। अगर ये दोनों की सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं तो हमल होने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और हमल जो है वो जल्द ठहर जाना चाहिए। हमल तभी ठहरना है इफ़ हस्बैंड इज़ एबल टू इजैकुलेट एंड डिस्चार्ज इनसाइड द फीमेल। अगर किसी भी किस्म की हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है इरेक्शन में, उसको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है या उसको किसी किस्म की कोई कमज़ोरी महसूस होती है अपनी बीवी के पास जाते हुए, तो उसको डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर लेना चाहिए और वो उसको बता दे कि मेरी एबिलिटी टू इजैकुलेट जो है वो कम है, तो वो डॉक्टर उसको उसके बारे में गाइड कर देंगे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसको किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि सेक्स कब कब करना चाहिए और सेक्स कितना ज़रूरी है। तो ये तो सब को पता चल गया है कि एक हमल होने के लिए सेक्स का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हमारे पास आते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स इतना अच्छा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स का मतलब ये है कि उनके दरमियान जो उनके मिलने की जो फ्रीक्वेंसी है या वो महीने के दौरान 1 से 2 बार एक दूसरे के करीब आते हैं,
तो नतीजा क्या होता है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती स्पर्म्स को एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए। बहुत सारे ऐसे कपल्स होती हैं जिसमें हस्बैंड जो है वो शहर से बाहर जॉब करते हैं और उन दोनों को करीब आने का मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि एक अच्छी प्रेगनेंसी और जल्द प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए आपका रेगुलर इंटरकोर्स होना ज़रूरी है, और ये इंटरकोर्स कम से कम भी 1 से 2 दिन के गैप के बाद होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें मुख्तलिफ मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हफ्ते में 1 बार करना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि डेली करना चाहिए। तो डेली भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए कम से कम 24 to 48 आवर्स लगते हैं। सो इट्स बेटर कि आप इसको सेट कर लें ऑल्टरनेट नाइट के लिए, यानी कि जब आपने अपने मियाँ के पास एक दिन छोड़ के एक दिन चली जाएं। उसके अलावा आपने सेक्स करना कब कब है, यानी कि वो कौन से आइडियल डेज़ हैं जिनमें कि आपको प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होने के लिए जो डेज़ हैं, इनको जानने के लिए आपको अपने साइकिल का पता होना ज़रूरी है। क्या आपका साइकिल रेगुलर है या आपका साइकिल प्रोलॉन्ग्ड है। अगर आपका साइकिल रेगुलर है, 28 डेज़ का साइकिल है, तो नॉर्मल ख़ातून को 12वें से 14वें दिन के दौरान ओवुलेशन हो जाती है। और अगर 12वें से 14वें दिन के दौरान ओवुलेशन हो जाती है तो ओवुलेशन से कम 3-4 डेज़ पहले आप अपने मियाँ के पास जाना शुरू कर दें। इसको रफली हम कैलकुलेट इस तरह कर सकते हैं कि जैसे पीरियड्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आप ऑल्टरनेट नाइट पे अपने हस्बैंड के पास जाएं, और इस प्रैक्टिस को आप ओवुलेशन यानी 14th डे के बाद भी कम से कम 4 से 5 दिन कंटिन्यू रखें, ताकि आपकी जो ओवुलेशन उस दौरान किसी भी दिन हो जाएगी, और उसी ओवुलेशन के दौरान में आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे। इसलिए आपने इन डेज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका साइकिल रेगुलर नहीं है और आपको लेट पीरियड्स आते हैं, तो फिर आपका जो ये टाइमिंग्स है और जिसमें कि ओवुलेशन या अंडा रिलीज़ होता है, वो इतना अच्छा कैलकुलेट नहीं हो सकता। उन ख़वातीन के लिए 2 चीज़ें हैं जिसमें हम कर सकते हैं कि समझ लें कि ये 2 एक टोटके हैं जो कि ख़वातीन को पता होने चाहिए कि इन 2 सूरतें होती हैं जब ओवुलेशन अंदर ख़ातून के अंदर हो रही होती है। नंबर 1, एक तो ये कि उसकी जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है, यानी कि नीचे से उसका जो पानी का अखराज है वो थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का हो जाता है। जो ही अंडा रिलीज़ होने वाला होता है, कुदरत का एक निज़ाम होता है कि नीचे जो बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स होती है, वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है। सर्विक्स एक तरह से खुल जाती है, वो स्पर्म्स को अंदर आने का रास्ता देती है। तो जब स्पर्म्स को अंदर आने का रास्ता दे रही होती है, तो जो अंदर से नीचे से डिस्चार्ज हो रहा होता है या जो पानी का अखराज हो रहा होता है, वो पानी चिपका चिपका सा हो जाता है। यानी कि अगर आपको उसको फिंगर से फील करें तो वो इस तरह से एक लंबी सी धार बना देगा। नंबर 2, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको अपना जिस्म ज़्यादा गर्म लगता है। इसके अलावा आपको अपनी वजाइना में भी हीट की फीलिंग्स आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा वार्म हुई हुई है। सो ऐसी सूरत हाल में हस्बैंड के पास जाने का दिल भी बहुत करता है। इसके अलावा जो क्या और सूरत हाल हो सकती हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी ओवुलेशन हो रही है, वो वैसे रफली हम कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज़ पहले अमूमन ओवुलेशन हो जाती है। सो आपने जो अपना रफ़ एस्टिमेट रखना है वो यही रखना है कि पीरियड्स ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ऑल्टरनेट नाइट पे अपने हस्बैंड के पास जाना शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इसमें रिगार्डिंग सेक्स ही इम्पोर्टेंट हैं। वो ये कि कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि ख़वातीन मुझसे आके डिस्कस करती हैं। सबसे पहले तो एक मिथ जो है वो बहुत ही कॉमन है। वो ख़वातीन ये कहती हैं कि जो ही हम फारिग होते हैं तो हस्बैंड का जितना भी डिस्चार्ज है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है, और हमें ये लगता है कि शायद वो अंदर नहीं गया इसलिए प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगी कि वो हस्बैंड के जो डिस्चार्ज में या सीमन में सिर्फ स्पर्म्स नहीं होते, उसमें और बहुत सारे किस्म के डिस्चार्जेस मौजूद होते हैं, बहुत सारे किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली जो बाहर आ जाता है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उसके सिलसिले में आप परेशान ना हो। जिस हस्बैंड के स्पर्म एक्टिव हैं और वो फास्ट स्विम करने वाले हैं, वो इतने अच्छे स्विमर्स होते हैं कि वो विदिन सेकेंड्स ही आपकी सर्विक्स में से, बच्चेदानी में से और ट्यूबों में से ट्रैवल कर जाते हैं। सो आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी, कुछ ख़वातीन मुझसे आके ये कहती हैं कि ड्यूरिंग सेक्स हमें ये फ़ील होता है कि हस्बैंड तो फ़ारिग हो गए हैं लेकिन हम प्रॉपर तरीके से फ़ारिग नहीं हुए। सो क्या ये भी हमल पे इफ़ेक्ट करता है? तो ये मैं आपको बताऊं कि ये भी एक मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हस्बैंड फ़ारिग हो गए हैं, मतलब हस्बैंड ने प्रॉपरली डिस्चार्ज कर लिया है और आप जो हैं वो प्रॉपरली ख़ुद को रिलैक्स फ़ील नहीं कर रही, इन दैट केस भी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो फिर भी होते हैं अगर दोनों मियाँ बीवी ठीक हों तो। अब मैंने आपको ओवुलेशन के बारे में बता दिया कि ओवुलेशन को आपने किस तरह से जांच करनी है, और ओवुलेशन के लिए कुछ किट्स भी अवेलेबल होती हैं। उन किट्स से आप यूरिन के ज़रिए चेक भी कर सकती हैं कि आपके ओवुलेशन डेज कौन से हैं। लेकिन अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो आज से ही अपनी मंथली जो है वो साइकिल डायरी रखना शुरू कर दें। उसमें अपने मंथ के वो डेज़ कैलकुलेट करना शुरू कर दें जिन डेज़ में आपको जो है वो चिपका चिपका सा डिस्चार्ज महसूस हो रहा है या बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही है। आपको अपने एवोल्यूशन डेज़ का पता चल जाएगा। सेक्स से रिलेटेड और कुछ मिथ्स भी हैं कि वो कौन सी पोजीशंस हैं जो कि मैक्सिमम हमल अचीव करने में हेल्प करती हैं। तो ऐसी कोई ख़ास पोजीशंस नहीं हैं, लेकिन चूँकि ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है इसलिए बेहतर ये है कि ख़ातून जो है वो निचली वाली पोजीशन पर ही रहे। इसके अलावा कुछ ऐसी मिथ्स भी हैं कि सेक्स के बाद फ़ौरी तौर पे खड़ा नहीं होना चाहिए या बैठना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे तो आइडियली आपको थोड़ा रिलैक्स ही रहना चाहिए। आफ्टर इंटरकोर्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 10-15 मिनट रिलैक्स मोड में लेटी रहें। लेकिन आप इमीडिएटली खड़ी भी हो जाती हैं तो उसका स्पर्म्स की स्विमिंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जो फास्ट स्विमर्स स्पर्म्स हैं वो फ़ौरी तौर पे, मैंने आपको बताया है कि उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो इमीडिएटली सर्विक्स में से और बच्चेदानी में से ट्रैवल करके अंडेदानी में चले जाते हैं। इसके अलावा जो मिथ्स हैं वो ये है कि सेक्स करने के फ़ौरन बाद आपने अपनी टांगों के नीचे कोई तकिया वगैरह रख लेना है, टांगें ऊपर उठा लेनी हैं। तो इस तरह की भी कोई पोजीशन का किसी भी मेडिकल साइंस में कोई इसका प्रूव नहीं है। आप किसी भी पोजीशन में लेट सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी क्या हम सेक्स के दौरान लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे लुब्रिकेंट्स या जेल्स जो कि सेक्स के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं, अमूमन वो उनमें स्पर्मिसाइड मटेरियल होता है, यानी कि वो या तो स्पर्म्स को स्लो कर देते हैं या फिर स्पर्म्स को किल कर देते हैं। इसलिए अपने लुब्रिकेंट्स की जो चॉइस है वो अपने बहुत ध्यान से करनी है। बहुत सारी जेल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इस पर्पज़ के लिए आपने उनको चेक कर लेना है कि क्या उनके ऊपर इस तरह लिखा तो नहीं हुआ कि क्या वो स्पर्मिसिडल तो नहीं है या नहीं। और अगर आपको किसी भी किस्म की, जैसे मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो कुछ समटाइम ऑयल इस्तेमाल करते हैं या और कई घर में इस्तेमाल होने वाले लोशंस या जेल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि इस तरह की कोई चीज़ आप इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो सकती है और समटाइम्स स्पर्म्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लुब्रिकेशन तो यू कैन यूज़ सिंपल वाटर, और समटाइम वाटर बेस्ड जेल्स आर आल्सो अवेलेबल। जो कुछ जेल्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि वाटर बेस्ड होती हैं, वो स्पर्म्स की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट नहीं करती। आप उसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सेक्स के दौरान प्रॉपर सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर सेक्स जो है वो डिस्कम्फर्ट काज कर रहा है, यानी कि बग़ैर लुब्रिकेशन के है या हार्ड हो रहा है, तो उसमें भी चूँकि इजैकुलेशन में और स्पर्म क्वालिटी में इफ़ेक्ट हो सकता है और ख़ातून की भी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, टफ़ हो जाता है। अगर तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लुब्रिकेंट्स इस तरह का इस्तेमाल करें जो कि स्पर्म्स के लिए हार्मफुल ना हो। सिंपल वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल वाटर कैन लीड टू इंक्रीज लुब्रिकेशन। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपने अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लानी हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप दोनों मियाँ बीवी का वेट जो है वो मॉडरेट हो। अगर हस्बैंड का वज़न ज़्यादा होगा तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होने का ख़तरा होगा, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। इसके अलावा वज़न ज़्यादा होने से उसका कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा होना जो है उसकी ना सिर्फ उसकी सेक्सुअल फंक्शन पे इफ़ेक्ट करेगा बल्कि उसके स्पर्म्स की क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए हस्बैंड को भी अपना वेट जो है वो मॉडरेट रखना है। अपना BMI कैलकुलेट कर लीजिए
और कोशिश करें कि अपना BMI जो है वो आपका नॉर्मल रेंज में रहे। इसी तरह अगर ख़ातून का वज़न ज़्यादा होगा तो उसको भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और दूसरे मसाइल हो जाएंगे। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला जो ख़वातीन में आजकल देखा गया है वो PCOS का है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। और ये जितना आपका वज़न ज़्यादा होगा आपका PCOS ज़्यादा एग्रेवेट होता जाएगा। और PCOS में बेसिकली या तो आपके एग्स बनते नहीं हैं, और अगर आपके एग्स बने तो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते। और PCOS की सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वेट रिडक्शन ही है, इसलिए आपने भी अपना वेट मॉडरेट रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपने अगर प्रेगनेंसी करनी है तो आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो दोनों मियाँ बीवी के लिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप हमल प्लान कर रहे हैं तो आप दोनों को अपनी डाइट जो है वो अच्छी और मॉडरेट रखनी चाहिए। अच्छी डाइट से क्या मुराद है? अच्छी डाइट से मुराद ये है कि आपकी डाइट में वो तमाम अज्जा शामिल हों जिनमें कि फॉलिक एसिड, प्रोटीन्स, आयरन और दूसरे विटामिन्स शामिल हैं। और ये खुराक कौन सी है? जैसे कि मीट है, मीट आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, यानी कि मटन, बीफ, चिकन, मछली। और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी चिकन नहीं खाना चाहिए, या चिकन में कुछ ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो कि आपको नुकसान दे सकते हैं या आपको PCOS का रीज़न बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सो आपने किसी भी किस्म का मीट जो है वो खा सकते हैं दोनों मियाँ बीवी। और फ़िश बहुत इम्पोर्टेंट है, फ़िश बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल होते हैं जो कि आपके स्पर्म्स और एग्स के मैच्योर होने में और उनकी क्वालिटी को बेहतर करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके अलावा दालें भी बहुत ज़रूरी जुज़्व है खुराक का और फुल ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, इसलिए आपने अपनी खुराक में दालें भी शामिल करनी हैं। और इसके अलावा जो है वो आपने जो है अंडा ज़रूर इस्तेमाल करना है। अंडा भी फुल ऑफ प्रोटीन्स है और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है आपकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में, और आपके जो स्पर्म्स हैं, ओवम, उनके फंक्शंस में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं और उसमें काफ़ी यूज़फुल फैट्स भी शामिल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं बहुत ज़रूरी। सो आपने ड्राई फ्रूट्स भी अपने पास रखने, ख़ास तौर पे अखरोट, बादाम, किशमिश, खजूर, ये सब कुछ आपके ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए। रूटीन में आप थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट्स भी लेती रहें। इसके अलावा जो है वो कौन सी खुराक है जो आपने नहीं खानी अगर आप अमल प्लान कर रही हैं? तो सबसे पहले तो आपने जंक फूड बंद कर देना है। पिज़्ज़ा, शवरमा, बर्गर, पैटीज़, समोसे, तली हुई तमाम चीज़ें, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, बेकरी की चीज़ें जिनमें कि मिठाइयाँ, केक्स, बिस्किट्स। इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि नान वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें भी अवॉइड करें। वाइट राइस का इस्तेमाल भी कम से कम करें और चीनी का इस्तेमाल कोशिश करें कि बहुत ही कम करें, क्योंकि चीनी पे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चीनी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती, ये एक किस्म का जहर है। और कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी खुराक में से ख़त्म कर दें, और अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको कम कर दीजिए, मतलब उनको हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो कौन सी चीज़ है जो कि आप दोनों मियाँ बीवी ने बंद कर देनी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करें, वो स्मोकिंग है। क्योंकि स्मोकिंग जो है वो ना सिर्फ स्पर्म्स की क्वालिटी पे असरअंदाज होती है बल्कि सेक्सुअल फंक्शन पे भी असरअंदाज होती है, और वो आपके अंडे के लिए भी अच्छी नहीं है। और अगर आपको फ़र्ज़ करें स्मोकिंग के दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो आगे आपकी प्रेगनेंसी में भी मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल अगर आप दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं तो उसको भी फ़ौरी तौर पे बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल भी प्रेगनेंसी होने पे बहुत बुरी तरह असरअंदाज होती है। जो मर्द में है ये स्पर्म्स की क्वालिटी को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है, और ख़ातून में भी ये मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ कॉज करती है। इसके अलावा कैफ़ीन आपको मुकम्मल बंद तो नहीं मैं करने को कहूँगी, लेकिन आप कैफ़ीन की मिकदार बहुत कम कर सकते हैं, यानी कि आपने तकरीबन 200 ml कैफ़ीन से कम इस्तेमाल करनी है पर डे, क्योंकि कैफ़ीन का इस्तेमाल भी प्रेगनेंसी होने में आपको बैडली इफ़ेक्ट कर सकता है। सो कोशिश करें कि कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा आपने प्रॉपर नींद लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा, अगर आपको लेट देर तक जागने की आदत है
और आप सुबह कहीं जाके सोते हैं तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत बैडली इफ़ेक्ट करता है। और कोशिश करें कि अपना जो स्लीप साइकिल है वो वही रखें जो नेचर का स्लीप साइकिल है, यानी कि 10-11 बजे तक मैक्सिमम सो जाएं और सुबह टाइम उठ जाएं। अगर आप अपनी सोने जागने की रूटीन्स इस तरह से सेट कर लेंगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, ना सिर्फ बहुत सारी हार्मोनल डिजीज़ से बचने के लिए बल्कि जल्द प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए भी। इसके अलावा आप अगर किसी किस्म की स्ट्रेस का सामना है, क्योंकि डेफ़िनेटली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपके घर में मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेसेस, मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशन्स हो जाती हैं। आपको अपनी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, समटाइम हस्बैंड की तरफ से प्रेशर होता है, समटाइम आप खुद साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं कि जी मुझे हमल क्यों नहीं हो रहा, मुझे इतना अरसा हो गया है, या मतलब मेरे साथ ही फ़लाँ की शादी हुई थी उसको तो जल्दी हमल हो गया। ये सारी चीज़ें आपके माइंड पे बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करती हैं और ये जो स्ट्रेस है ये आपको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। ये आपके स्पर्म्स की, आपकी अंडे की क्वालिटी पे बहुत बैडली इफ़ेक्ट करता है। इसलिए कोशिश करें कि आपने रिलैक्स रहना है, ख़ुद को पुरस्कून रखें, खुदा का ज़िक्र करें और कोशिश करें कि किसी किस्म की टेंशन ना लें। अगर फिर भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और आप परेशान हैं तो फिर आप उस सिलसिले में किसी साइकेट्रिस्ट से भी हेल्प ले सकती हैं। आखिर में मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी डॉक्टर हारिस के लिए। ही इज़ माई रिस्पेक्टेड टीचर एंड और माशाल्लाह उनके ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे कपल्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि जल्द हमल भी उनको हो रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम दैट ही हैज़ इन्वाइटेड मी टू डिलीवर दिस लेक्चर टू यू। मैंने कोशिश की है कि अपने टॉपिक को मुकम्मल तौर पे कवर करूं और अगर फिर भी इसमें कोई चीज़ रह गई है, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो आप मेरे से पूछना चाहती हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट्स में अपना कमेंट कर सकती हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो ही फुर्सत पाऊँ मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूँ। Thank you so much and thank you for listening to me.